झारखंड के घाटशिला उपचुनाव का सरगर्मी तेज हो चुकी है और तमाम तरीके के लोग उतर चुके हैं मैदान पर। चाहे उनके पार्टी के तमाम ऐसे स्टार प्रचारक के रूप में लोग हों, तो वो लोग मैदान पर उतर करके और काम करना शुरू कर दिए हैं। अपना अपना एफर्ट वो लोग लगा रहे हैं। इसी बीच में एक खबर निकल कर सामने आ रही है और वो वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्ले करने वाला हूं, जिस वीडियो में साफ-साफ तौर से आप देख पाइएगा कि रामदास मुर्मू जो जेएलकेएम पार्टी के कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं और वही वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। वो पत्रकार का जो है वो एक माइक छीन करके और फिर वो अपने आप में वो बोलने लगते हैं। तो आखिर में उनको क्या चीज़ लग जाती है, किस बात की उनको जो है वो बुरा लगती है कि आखिर में ब बीच वीडियो में रोक करके माइक जो है वो पत्रकार से छीन करके और फिर अपने आप में ही बोलने लगते हैं। आखिर में क्या कुछ हुआ था, मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखने वाला हूँ। इस वीडियो को पहले आप लोग देखिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे कि आखिर में रामदास मुर्मू जी का क्या कुछ कहना है। इनको जो है वो किस तरीके से टारगेट में लिया जाता है, इनको बदनाम कैसे किया जाता है, इनको क्या कुछ लगा था। पहले वीडियो देखिए फिर हम आगे की बातें करेंगे। आपको डरने वाला नहीं है जल के। सही है फिर। स्टार प्रचारक कौन होगा? स्टार प्रचारक हमारा यहाँ सब स्टार है। यहाँ पर जितने भी जो आप देख रहे ना, चेहरे दिखाएंगे। चेहरा बड़ा नहीं होता है मैडम। आज बड़ा चेहरा नहीं होता है। ये चेहरा कैसे बड़ा हुआ है? आज एग्जाम्पल बाबूलाल का क्या क्या चेहरा बड़ा है? दाढ़ी लंबा इसलिए बड़ा चेहरा है कि बाल लंबा है, बड़ा चेहरा है। तो क्या है, सीएम के बेटा इसलिए बड़ा चेहरा है। करके लाइए मेरे सामने, दो डिबेट करें हम दोनों के बीच में। आप लोग भी तो यही गलती करते हैं ना, आप लोग अलग अलग लेते हैं। कभी कराइए ना घाटशिला का सेंटर में तीनों प्रत्याशी को। बिल्कुल, इससे साफ-साफ तौर से पता चलता है कि कौन पढ़े-लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं और कौन जो है वो उनके दूर-दूर तक का भी नामो-निशान उनके अंदर या उनके अंदर में कोई गुण नज़र आ रही है। तो आखिर में ये तभी पता चलेगा जब एक दूसरे को साथ में बैठा करके और सवालें पूछने की कोशिश करेंगे। इससे बात साफ-साफ तौर से ज़ाहिर होगा और पता चलेगा। तब ना परीक्षा आप ले रहे हैं। ऐसे क्यों नहीं करते आप लोग? आप लोग पर भी सवाल रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी। एकदम सही बोला है। मैं जो पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं आप एक मंच में लाइए। आपका काम है, क्यों नहीं लाते हैं? सामने मैं बोल रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से, हमने अभी दादा से भी बोला था, दादा एक डिबेट करवाइए सारी प्रत्याशी को कोई उसका दलाल चमचा बेचा नहीं चलेगा। प्रत्याशी को लाइए, उनका प्रोजेक्ट यहाँ पर डलवाइए। आपने क्या प्रोजेक्ट रखा है घाटशिला विधानसभा को विकास करने के लिए? चमचा बेचा को नहीं चलेगा। आप कराइए, पत्रकार है, पत्रकारिता है आपके हाथ में। इतना बड़ा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपके अंदर अनुमति है, आप वो करिए। नहीं आएंगे तो आपके बारे में वहाँ पर क्या सोचेंगे? मैडम, सोचने वाली बात है। आज अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत होता तो देश का ये स्थिति नहीं रहता। और वो तो बड़े-बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया में देख पा रहे होंगे। ये तो हम लोग, ये लोग तो छोटे-छोटे हैं। हम लोगों का कितना बड़ा एरिया रहता है और हम लोग क्या कुछ कर लेते हैं। बस हम लोगों का जहाँ तक रहता है वो हम लोग करते हैं। लेकिन बड़े-बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया जब ऐसे लोभ में वो लोग पड़ जाते हैं और वो अपना जो उनका ताकत होता है उसका दुरुपयोग कैसे करते हैं उनको पता भी नहीं चलता है और ये उनको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। पूरा एकदम बिना कट के ये चलाएंगे। बिल्कुल, आपके पास बिल्कुल आएगा। उस दिन देवेंद्र जी भी आए थे। मेरा भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, उधर देखिए। एक चीज भी कटेगा तो सवाल खड़ा करेंगे। HNN24/7 भी कटिंग करके न्यूज चलाता है। चलिए, ये हम एकदम क्लियर कट बोल रहे हैं कि भाई न्यूज नहीं कटने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं लास्ट में ही बोलूंगा, आप अगर सही में पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर आप चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं, तो तीनों प्रत्याशी को यहाँ जो फिरकियों ने मुकाबला होने जा रहा है, हम रेडी हैं। कैसे नहीं रेडी होगा भाई? कल विधायक बनने जा रहा है। अभी किसी के पास 5 मिनट समय नहीं है। हम वही जाएंगे, आप बुलाइए उनको, बोले टाटा हम चले जाएंगे। बिल्कुल जरूर। तो आप एग्जाम में बैठ रहे, आप बोलेंगे यार एडमिट करके हिसाब से हम नहीं चलेंगे, तो क्या बात हुआ? ये सब तो आपने बोल दिया। बिल्कुल। कि अगर आप जीतते हैं हाँ, तो क्या प्रोजेक्ट होगा? जनता के लिए क्या आपकी प्राथमिकता? सबसे बड़ा समस्या है, नहीं हम बोलिएगा तो एग्रीमेंट करके हम दे देंगे। सबसे पहला जो यहाँ का सबसे मूलभूत जो समस्या है, सबसे बड़ा समस्या है, आज
जो अपनी के सवाल को मैं फिर पुनः रिपीट कर रहा हूँ, जो इतना सारा समस्या होने के बाद लोग क्यों नहीं समझ रहे, इसका मेन रीजन है लैक ऑफ एजुकेशन, सबसे बड़ा समस्या है। और आज अगर लोग शिक्षित होंगे, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इन मूर्ख नेताओं को पीछे पीछे घूमते रहे। सही बात। आज लोग नहीं समझ पा रहे। देखिए वो तो ऑब्वियस सी गरीबी बात का है स्तर कि इतना छाया पढ़ाई एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो एक तरीके से नींव है। और आपका नींव ही अच्छा नहीं होगा, आपका बुनियाद ही अच्छा नहीं होगा, तो फिर आगे आप कोई भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाएँगे, या सक्सेस हो भी पाएँगे तो उस ढंग से आप काम नहीं कर पाएँगे। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हुआ है। इसमें सूझबूझ नज़र आती है। बच्चे लोगों का भविष्य तो बनता ही है, लेकिन जिस फ़ील्ड में वो जाते हैं उस फ़ील्ड का वो स्टार बन जाता है और उनके अंदर में वो सलाहियत रहता है कि वो जो है आखिर में क्या कुछ हो रही है वो देख करके और उनको छाँटने की कोशिश करे। ना कि वो जिन आँखों से देख रहे हैं उन आँखों को बंद करके और यूँ ही सारा नज़ारा देखते रहे, चूँकि उनके अंदर वो सलाहियत है ही नहीं। लेकिन जो एजुकेट बंदा है उनके अंदर वो सलाहियत होता है सोचने समझने की, वो समझ करके और आगे की भविष्य को देखते हुए वो लोग काम करते हैं। 1000 रुपये मिल रहा तो 2 दिन का समय चल जा रहा है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं दे रहा है कि उनका बेटा को अगर हम नौकरी में डाल देंगे तो उनका परिवार सुधर जाएगा। मैं टेम्पोररी सोल्यूशन की ओर नहीं जा रहा हूँ, उनका परमानेंट सोल्यूशन की ओर जा रहा हूँ। किस तरह से अगर एक पीढ़ी अगर अभी उनका कुछ नौकरी में तब्दील हो जाएगा तो उनका परिवार हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल, पहला एजुकेशन को मजबूत करेंगे। दूसरा, अगर यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, जो अनुमंडल अस्पताल का जो स्थिति है और इस क्षेत्र में कई सारे सीएचसी सेंटर है जहाँ पे डॉक्टर का घोर कमी है, और इसलिए भी यहाँ पर आदिवासी का बहुल क्षेत्र है। कई सारे इसके पहले जो है सटीक इलाज नहीं होने के चलते जो है कई लोगों का जान चली गई, क्योंकि यहाँ पर उस समय पत्रकार नहीं पहुँचते, वहाँ पर कुछ मिलता नहीं है लोगों को, इसलिए बहुत लोकल का लोग नहीं पहुँचे, वो सब छिपाया गया है। तो ये मेन मुद्दा है कि एम्बुलेंस का सही समय पर नहीं पहुँचना। कुछ ऐसा है जो डिलीवरी पेशेंट है उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता है, उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसके चलते भी रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा ये यही बेसिक एजुकेशन जो है नहीं मिल पाता है। इसके वजह से भी इनका जो है आज समाज में लोग को अंतिम तक खेलना मजबूर हो गया। तीसरा जो है जॉब का सेक्टर, अपना इंस्टीट्यूट है, मेरे टीचिंग बैकग्राउंड से है, उसको जो है मैं निःशुल्क जो है एक पाठशाला में ऐसे में एक बड़ा मेरा प्रोजेक्ट है जहाँ पर बच्चे लाइब्रेरी में 1000 सीट का लाइब्रेरी होगा, जहाँ पर तैयारी करने वाले बच्चे यहाँ पर निःशुल्क पढ़ेंगे और तैयारी भी करेंगे। और हर साल 5-5 बच्चों को दिल्ली IAS का तैयारी करने के लिए हम भेजेंगे। 5-5 बच्चे, उनको रहना और खाना और ट्यूशन फीस टोटल में बहुत भेजेंगे। अच्छा है। अगर उम्मीद करते हैं कि आप जरूर आपको जनता देखे सुने और उस पर आपका फैसला ले। आखिरी सवाल रहेगा दादा, 10 से 12% जो कुर्मी है उन्हीं का वोट मिलेगा या OBC और ST वालों का भी मिलेगा? शिक्षा सिर्फ कुर्मी को देंगे? ये तो हम नहीं जानते। नहीं, शिक्षा सिर्फ कुर्मी को देंगे। शिक्षा खाना स्वास्थ्य किसी तक सीमित नहीं है, कोई बिल्कुल दायरा नहीं है। दायरा नहीं है, तो इसलिए सिर्फ कुर्मी का बात कहाँ से आती है? तो सारे सारे समुदाय के लिए जाहिर सी बात है। छोड़कर आपके पास क्यों आएंगे? JLK के पास क्यों आएंगे? नहीं, वही तो बोल रहे हैं। अगर मैं तो बोल रहा हूँ ना कि अगर मेरा जो ओपिनियन है, जो मैं जिस सोच को लेकर के विधानसभा में उतरा हूँ, अगर ST भाइयों को एजुकेशन की जरूरत आएगा, लाइब्रेरी का जरूरत आएगा, बेस्ट यहाँ पर जो अच्छे कैंडिडेट, पढ़े लिखे कैंडिडेट को चाहिए होगा, जो यहाँ का स्थानीय मुद्दा को लेकर के विधानसभा में दहड़ा पाएगा, अगर ऐसे विधायक चाहिए होगा तो ST भैया साथ देंगे मेरे को, वरना किसी को जबरदस्ती नहीं है। सीधी सी बात है, हम किसी का वोट जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं, ना ही हम फोर्स कर सकते हैं। अगर उनको हमारा विचार से, हमारा कामकाज कर शैली से अगर प्रभावित होंगे, प्रेरित होंगे, तो मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। इसलिए मेरा जो लड़ाई है सिर्फ किसी विशेष व्यक्ति, विशेष समुदाय के लिए नहीं है, तो सारे समुदाय को लेकर चल रहा हूँ। अगर ये देखिएगा ना, तो सबसे ज्यादा कुपोषण, सबसे ज्यादा अशिक्षा और सबसे ज्यादा गरीबी आदिवासियों में है, और आज अगुआ की सरकार में इसको आज तक निदान नहीं किया गया। सबसे शर्म की बात है। इसलिए और कुर्मी का जो बात जहाँ तक उनको बोलिएगा कि जब आदिवासी या किसी वोटर से क्यों कहिएगा, JMM के कोई नेता से जब पूछेगा, उनको पूछिए 19 फरवरी 2018 को आपके जो सुप्रीमो और वर्तमान मुख्यमंत्री कुर्मी को ST में शामिल करने के लिए हस्ताक्षर किया था, आप लोग इसको क्यों डिनाई कर रहे हैं? क्यों इसको छिपा रहे हैं? अखबार की कटिंग है मेरे पास,
चंपा सोरेन जी साइन किए हैं। अच्छा, तो तमाम लोगों की साइन है, ख़ैर वो पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है और अगर ये सब चीज़ें ना हो तो फिर वोट जीतने का और वोट बैंक तैयार करने का कोई मुद्दा तो चाहिए। तो ये सब सारा चीज़ें चलती रहती है। फिलहाल इनका आखिर में जो आगे की सोच है राजनीतिक तौर पर जब ये जीतते हैं तो जीत करके घाटशिला वासियों के लिए क्या कुछ करेंगे, ये इनका अपना जो राय था इनका अपना एक जो सोचने की सलाहियत था, जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश किए हैं और जो तमाम वो काम को अपने नज़रियों से देख रहे हैं, नज़र से आकलन कर रहे हैं, वो तमाम जनता के प्रति वो सौंप दिए हैं और जनता को बता दिए हैं कि मेरा ये काम है और मैं तमाम समुदायों को साथ में लेकर के चलूँगा। ऐसा नहीं है कि कुर्मी समुदाय ही सिर्फ़ शिक्षा हासिल करेंगे और चीज़ों का लाभ उन्हीं को मिल पाएगा और ना ही एसटी या ना ही ओबीसी को मिलेगा। मिलेगा तो सबको मिलेगा, जिनको जो ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूरत का तमाम चीज़ें ज़रूरत की उनको मुहैया कराई जाएगी और उनको दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को आप देख लिए हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपका क्या है ख़्याल बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।